सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम अभिषेक है। हाँ वही अभिषेक नहीं, अभिषेक। 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये कुंडली आई है जमशेदपुर झारखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है। क्या कही है? वेदों पे, शास्त्रों पे, धर्मशास्त्रों पे, स्मृति ग्रंथों पे, ब्राह्मण ग्रंथों पे, आरण्यक पे, उपनिषदों पे, पुराणों पे कभी भी कुतर्क नहीं करना चाहिए। उस पे कुतर्क ना हो, तर्क हो। क्योंकि जितना ही आप तर्क करेंगे उतनी ही, क्योंकि धर्म जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, शास्त्र जो है वो बहुत सूक्ष्म विवेचना करता है, इसलिए उन पे तर्क हो सकता है, कुतर्क नहीं हो सकता। शास्त्रज्ञ कभी भी शास्त्र पे कुतर्क नहीं करते, उसमें हमेशा अपनी श्रद्धा रख करके पूर्णतया विश्वास के साथ उसकी महिमा गाते हैं। आइए अब आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये कुंडली मैंने बताया जमशेदपुर झारखंड, पौष माह में इनका जन्म हुआ। पौष और माघ मास में ठीक होता है, व्यक्ति सुदृढ़ मानसिकता का होता है। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल बड़ा बढ़िया, मजबूत और श्रेष्ठ होता है। और सूर्य इनकी कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं। ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है। सूर्य दक्षिण में दैदिव्यमान होते हैं और पूर्णतया ऊर्जा के साथ विद्यमान होते हैं। दशम स्थान में जब सूर्य और चंद्रमा बैठते हैं तो व्यक्ति को राजनीतिक लाभ देते हैं। और चंद्रमा यहाँ पे कृष्ण पक्ष के अमावस्या के हो जाएंगे, लेकिन दशम स्थान एकादशवें लग्न में कभी भी जातक के ऊपर से अमावस्या दोष का दोष नहीं लगता, अमावस्या दोष नहीं लगता। लेकिन हाँ, उससे संबंधित समस्याएं छोटी बहुत हो सकती हैं, ये एक सामान्य सा नेचर होगा। जैसे इन्होंने ही बताया कि इनके पिता को अभी ये हाल फिलहाल में गले का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इनकी कुंडली में इनका जन्म बुधवार को हुआ है, इस वजह से क्लैरिकल नौकरी मिलने के योग बड़े अच्छे बनेंगे। पूर्णतया पूर्णिमा और पूर्णतया अमावस्या दोनों ही ठीक नहीं होता, पर एक हिसाब से अगर देखें तो कुछ चीजें, जैसे अमावस्या को अगर आप देखेंगे तो सामने से अब कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आने वाला होता है। इस वजह से अमावस्या में जन्म होता है जो जिस भी जातक का, वो मानसिक रूप से अस्त व्यस्त होता है। इन्होंने लिखा भी है कि पंडित जी मेरा दिमाग हमेशा ही ओवर थिंकिंग के का शिकार है। वो बहुत सूक्ष्म और बहुत छोटी छोटी बातों पे दिमाग लगाता रहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति, ध्यान से देखिए, अष्टम भाव का अधिपति लग्न को देख रहा है। ये सूक्ष्म विचारधारा और सूक्ष्म चेतना का भाव होता है। छोटी बात और बहुत गंभीर, बड़ी बात और बहुत विस्तार, ये यहां से देखा जाता है अष्टम भाव से। अष्टम भाव का अधिपति जब कभी भी व्यक्ति को लग्न में देखेगा तो उसके प्रवृत्ति में एक ऐसा भाव दे देगा, बहुत सावधानी से समझने की बात, वो ऐसे भावों से व्यक्ति को भर देगा कि अब वो हर एक बिंदु पे विचार करने के लिए अपने आप को चिंतित करता रहेगा। जब तक वो किसी भी प्रश्न के तह तक ना चला जाए तब तक वो वापस लौटना नहीं चाहता है। हमेशा ही श्रेष्ठ बनने के बारे में, उत्तरोत्तर वृद्धि करने के मामले में। और आपकी कुंडली में तो दशम स्थान का अधिपति धन भाव में दशम के कारक के संग बैठा है। धन भाव में गुरु और शनि का बैठना सरकारी क्षेत्र से नौकरी का योग बनाएगा। आप बस कभी भी किसी को कठोर ना बोलिए, कृपण मत होइए, दानी बनिए, उदारी बनिए, उदार मना बनिए। और निश्चित रूप से ये जो स्थिति बनी है शुक्र और केतु वाली, ये भी ठीक है, कमजोर नहीं है। भाग्य भाव के अधिपति का धन में बैठना, गुरु भाग्य भाव के अधिपति हैं, ये काल पुरुष की कुंडली बनी है। लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, अष्टमेश भी होते हैं, इस वजह से व्यक्ति की प्रवृत्ति खोजबीन वाली और तर्क वाली रख देते हैं। गुरु और शनि का एक दूसरे के साथ बैठा होना इस भाव को सामान्यतया थोड़ा कमजोर। अभी आपकी कुंडली में वज्र योग बना है, इस वजह से आपको आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी जो आप आसानी से सहेंगे। और निश्चित रूप से नागकरण कष्ट देता है। वैश्यवर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण राजसिक प्रभावों का व्यक्ति प्रभाव रखता है।
नवमांश कुंडली वृषभ लग्न का बना है जिसके अधिपति लग्न में के अधिपति धन भाव में बैठे, ये ठीक है। पर यहां उच्च के सूर्य राहु के संग व्यक्ति के व्यय को संतुलित और निश्चित रूप से उसका संबंध समाज के बड़े लोगों से आसानी से बन जाता है। दशमांश कुंडली भी वृषभ लग्न की बनी है जिसके अधिपति लग्न को देख रहे हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा नीच के हैं और शनि राहु के संग स्वग्रही होकर के बैठे हैं। सुख भाव का अधिपति अष्टम भाव में, ये थोड़ा गड़बड़ है। मंगल के साथ बुध व्यक्ति बोल करके भी धन कमा सकता है। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो शिक्षक बन जाइएगा। आपकी कुंडली में गुरु ने बुध को, गुरु ने सूर्य को और मंगल ने गुरु को देखा है। गुरु ने शनि के साथ अपनी स्थिति बना करके आपके धन भाव को कम से कम बलवान बना ही दिया है। मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि बड़े अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए गुरु भी बहुत अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए चंद्रमा सूर्य भी बहुत अच्छे होते हैं और इस कुंडली के लिए मार्केश शुक्र होते हैं। कमजोरी के रूप में 12वें भाव के अधिपति होकर के धन भाव में बैठने के कारण व्ययशीलता रहती है, क्योंकि यहां भी राहु का योग लगा हुआ है और इस भाव के अधिपति यहां भी धन भाव में बैठे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी है, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपका ज्ञान पक्ष बहुत अच्छा है और अभी कम से कम 2024 के जुलाई से लेकर के 27 के 5वें महीने तक पिता को लेकर के बिल्कुल ही सावधानी बरतने का समय होगा। ये राहु में शनि है, ये कष्ट दे सकते हैं। पिता को लेकर के बिल्कुल ही सजग रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उनकी सेवा करिए। खुद के कुंडली में सूर्य को बलवान बनाने की आवश्यकता है और इस कुंडली में सूर्य पंचमेश होते हैं। जन्म कुंडली में दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हैं। पुत्र का स्नेह बहुत अच्छा है, पिता का लाभ भी बहुत अच्छा है। डिसकंटिन्यूटी आपके काम में इस वजह से भी रहती है क्योंकि आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और जाने अनजाने अगर हो सके तो आप अपने पिता के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करवाइए। और अगर हो सके तो राहु की दशा आपके ऊपर से है, पंडित जी जब पूजा कराने आएंगे तो संकल्प में पिताजी के लिए अगर हो सके तो उनके लिए या तो करा दीजिए या तो आप अपने लिए करा दीजिए, क्योंकि घर में किसी एक व्यक्ति के ऊपर से अगर राहु की दशा चलती है तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हिसाब से जातक को तुरंत ही राहु की महादशा का शमन करने के लिए राहु की शांति करा लेनी चाहिए। घर पे ही चुपचाप, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में 3 से 5 दिन का एक अनुष्ठान रखिए। एक साधारण से या अच्छे छोटे बहुत जानकार कोई पंडित जी मिल जाएं जो शुद्ध हो, सात्विक हो, अच्छा भोजन हो, ज्ञानी हो, समझ हो और जो गंभीर हो, वैसे पंडित जी को बुला करके चुपचाप किसी भी तरीके से अगर हो सके तो जितनी आपके पास क्षमता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा लेना बहुत बढ़िया रहेगा। और राहु की शांति के लिए राहु के मंत्रों का भी और उसका दशांश हवन और उसका दशांश तर्पण आदि होता है, वो सारी चीजें आपको कर लेनी चाहिए। लग्नेश लग्न को देखेंगे तो प्रवृत्ति और आयु दोनों ही अच्छी है। इस कुंडली में मंगल ने सूर्य को, बुध को, चंद्रमा को देखा है, मंगल ने गुरु को भी देखा है। मैं समझता हूं कि यह सबसे अच्छी स्थिति होगी। गुरु मंगल का शिक्षक ये योग बनना, मंगल का बुध को देखना क्रिएटिविटी और मंगल का बुध के साथ बैठना, व्यक्ति अपनी बुद्धि लगा करके धन बहुत अच्छा कमा लेगा। राहु की दशा अभी 2037 तक है। एक लाजवर्त पानी जितनी जल्दी हो सके। और आपकी कुंडली में मंगल दोष भी है, हालांकि दूसरे भाव के शनि और जन्म कुंडली में मंगल दोष भंग कर देते हैं। जब 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगल बैठते हैं तो मंगल दोष बनता है। पर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, इस वजह से ये मंगल दोष कई बार कुंडली मिलाते समय भंग भी हो जाएगा। सामने वाले को भी देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे शनि का स्वग्रही होना, यहाँ पे शनि का स्वग्रही होना और यहाँ पे शनि का मित्र की राशि में बैठा होना इस कुंडली में करियर को ठीक रख रहा है। गुरु की दृष्टि भले नीच की है पर कम से कम वो मंगल की उच्च दृष्टि भी वो भाव पा रहा है। इस कारण से दशम स्थान आपकी कुंडली का सर्वोत्तम और सबसे बलवान भाव बना है। लेकिन यहाँ अमावस्या दोष के कारण पिता को कमजोर भी कर देता है। सूर्य से 4 घर आगे यानी कि पिता का सुख, इस भाव का अधिपति तुला राशि में बैठा है। इस वजह से कई बार पिता को कमजोरी भी दे देता है। तत्वतः भेद होने के कारण भी कई बार कमजोरी मिल जाती है। वैसे तत्वतः भेद नहीं है, राशि के भेद के कारण ये बात कर रहा हूं। राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पे, मतलब पिता जहां बैठे हैं, पिता का कारक, उसे 4 घर वाले सुख भाव के अधिपति मंगल पे राहु की दृष्टि है। और जरा विचार करके देखिए तो शुक्र पे शनि की दृष्टि है जो इस कुंडली के सप्तमेश है और द्वितीय भाव के अधिपति मतलब पिता का जो प्रभाव होता है वो गुरु बैठे हैं जो नवम भाव के अधिपति होकर के पैतृक संपत्ति और उस पर शनि का प्रभाव। कई बार व्यक्ति को शनि लाभ भाव के अधिपति होकर के लाभ को देख रहे हैं।
लाभ के कारक के संग बैठे हैं। इस कुंडली में व्यक्ति जो चाहता है वो उसको अवश्य ही मिल जाएगा। नक्षत्रों के आधार पे आपकी कुंडली बड़ी अच्छी बनी है। सूर्य बढ़िया बैठे हैं डिग्री में भी, चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, खराब नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं तो सूर्य और चंद्रमा का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो आपके जीवन का सबसे बेहतर पक्ष रखने वाला है, और अभी आपकी कुंडली में अच्छी दशा आई नहीं है। गुरु और शनि दोनों वक्री हैं, इस वजह से वो बल ज्यादा लगा रहे हैं या फिर आपसे ज्यादा बल मांग रहे हैं। मंगल प्रभाव में जन्म कुंडली में आपको मेहनती तो बना रहा है, पर फिर भी ये न केन प्रकारेण व्यक्ति को धन दिला देता है। छोटे भाई बहनों का सुख थोड़ा कम मिलता है, अगर वो होते भी हैं तो वो थोड़े बीमार, परेशान या चिंतित मानसिकता के होते हैं। उग्रता और व्यग्रता मत रखिएगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजीपन मत रखिए। किसी भी बात पे बहुत ज्यादा आप विचार करते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए साधारणतः अपनी कुंडली में सूर्य को ठीक कर लेना उसको ठीक करने का लाभ दे देता है। तो प्रत्येक दिन ओम आदित्याय नमः का जप करिए, कम से कम सूर्यार्घ प्रत्येक दिन अवश्य दिया करिए, अपने घर की सफाई खुद से अवश्य किया करिए, और कम से कम रविवार को नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए। पिता को ठीक करना चाहते हैं तो नारायण कवच का पाठ अवश्य ही प्रत्येक दिन उन्हें सुनाइए या करिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ उन्हें सुनाइए या करिए। दशाओं पे बात करता हूं। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये जिस स्थिति में बैठे हैं, इसके कारण ये आपकी कुंडली में कम से कम आपको धन देते रहेंगे। बुध की दशा जिस स्थिति में मैं देख रहा हूं उसके आधार पर 25% के साथ आपकी कुंडली में थोड़ी मेहनत से धन देगी। हालांकि उसमें आप मेहनती अवश्य ही होंगे। बुध के बाद गुरु की जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पे उनका नक्षत्र ठीक है, उनका बल भी ठीक है, बैठे भी ठीक है, वाणी ठीक बना रहे हैं। वहां से उनकी दृष्टि आपके ऋण से संबंधित समस्याओं को से मुक्ति दिलाने में सहयोगी होगी। वहां से उनकी 8वीं दृष्टि मित्र के भाव पे देख रही है। अष्टम भाव का अधिपति भी जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति को देख रहा है, और जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति को देख रहा है। वो लग्नेश भी होता है। लग्नेश होने के कारण उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा, इस वजह से वो ठीक हो जाएगा। गुरु और बुध में मैं आपको एक बात बता दूं तो वस्तुतः आपकी कुंडली में गुरु को ठीक करना है। एकादशी का व्रत करिए और उसका संपूर्ण पुण्य अपने पिता को दान करिए, पिता को दे दीजिए ऐसे संकल्प में द्वादशी के दिन। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो बहुत अच्छे हैं और अनुभवी हैं। आपको घमंडी नहीं बनना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। आप सोचते ज्यादा हैं, इस वजह से भगवान शिव का अभिषेक प्रत्येक दिन अगर हो सके तो कम से कम दूध अर्पित अवश्य किया करिए, और पूर्णिमा का व्रत अवश्य किया करिए। गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। राहु और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पे राहु और केतु की दशाओं में कमजोरी हो सकती है। वैसे राहु की दशा आपके लिए न तो बहुत ज्यादा अच्छी और न तो बहुत ज्यादा बुरी है। इस कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्नेश का लग्न को देखना बहुत बढ़िया योग। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ में जाना यह धनवान योग होगा। तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में अपने भाव से 8 भाव बैठ करके लग्न से केंद्र में होना, मंगल से दृष्ट, यानी कि तृतीय भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 8वें और लग्नेश से देखे जा रहे हैं। इस वजह से प्रवृत्ति मूलक व्यक्ति होगा और सैद्धांतिक पक्षों का पालन करने वाला होता है, अपने काम से काम रखने वाला होता है, और किसी को भी गलत और गंदा सोच विकसित ना हो इस बारे में वो सोचता रहता है। समाज को देना है और किसी के लिए भी कितना अच्छा कर सकता हूँ इसकी भूख उसे हमेशा ही रहती है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का चतुर्थ को देखना, पंचमेश का चतुर्थ भाव को देखना, ये केंद्र त्रिकोण का योग बनेगा। आपके दाम्पत्य, आपकी श्रेष्ठ बुद्धि, आपके व्यवहारिकता और आपके मानसिक शांति को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप थोड़े से सजग हो जाएंगे नियमित रूप से तो निश्चित रूप से ये तुरंत ही आपको परिणाम दे देगा। ये चौथा और ये 5वां भाव, केंद्र के अधिपति या त्रिकोण के अधिपति का केंद्र में बैठना, लग्न से केंद्र में होना, त्रिकोण का केंद्र में जाना, आगे शुक्र का बैठना, 12वां भाव बलवान हो जाएगा। और कम से कम इस कुंडली में सूर्य और बुध जन्म कुंडली में पंचमेश और तृतीयेश या षष्ठेश, इस कुंडली के लिए बुध बहुत ही खराब ग्रह के रूप में होते हैं। इस कारण से भी कई बार पिता का स्नेह कमजोर या पिता के भाव के अधिपति या जन्म कुंडली में पिता, यहाँ से पिता का विचार किया जाता है और उससे ठीक 8वें भाव से पिता को लगने वाले बीमारी या पिता की आयु के बारे में विचार किया जाएगा। इस वजह से इस भाव के अधिपति रोगेश के साथ है तो पिता को रोग लग जाता है, ठीक है। और ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, आपके सुख को प्रभावित कर रहा है, और ये राहु की दशा में होके ही रहेगा, होता ही है। राहु शनि मंगल जो होते हैं वो व्यक्ति को परेशान करने के लिए और उसे ढाढ़स और साहस देने के लिए आते हैं। आपकी पहचान होती है कि आपके ऊपर संस्कारों का कितना मजबूत प्रभाव पड़ा है।
छठवें भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति होकर के बुध इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इस स्थिति में व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ जुड़ करके या जो काम उसके पूर्वज करते आए हैं वो काम वो कर सकता है और आसानी से कर सकता है। अगर आपके पूर्वज जो काम करते आए हैं अगर वो काम करेंगे तो आपको कभी भी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। इस कुंडली में नौकरी के योग हैं, 100% है। आगे बढ़कर के बता दूं तो अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष के अमावस्या के नहीं होते तो और भी अच्छी बात हो सकती थी। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ में जाना ये बहुत अच्छी बात होगी। एकादश में के शुक्र व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति और समस्त आकांक्षाओं का प्रभाव देने वाले और समस्त आकांक्षाओं का सुख देते हैं। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कम से कम वो बहुत अच्छे बैठे हैं। हाँ, लाभेश होकर के शनि ने सप्तम भाव के अधिपति को और द्वितीय भाव के अधिपति को देखा है, इस वजह से व्यक्ति को गंभीर चिंतन करने वाला और अनुभवी भी बना देता है। अष्टम भाव के बारे में बताया, नवम भाव बहुत अच्छी बात बनी है, दशम भाव भी ठीक है। सूर्य बुध का प्रभाव यहाँ पे आपकी कुंडली को कमजोरी नहीं देगा, ये बुद्धिमत्ता का योग लगाएगा। तार्किकता बहुत अच्छी है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, निर्देश देना बहुत अच्छा करता है, व्यक्ति निर्देशक होता है। और बैंकिंग बहुत अच्छा है, फिनांस बहुत अच्छा है, वन विभाग बहुत अच्छा है, कैपिटल जिसे धन का जैसे जो इनकम टैक्स विभाग बहुत अच्छा होगा इस कुंडली के लिए, आदि आदि चीज़ें होती हैं। एकादशवां बहुत बढ़िया है, 12वां थोड़ा व्यय और थोड़े पिता के धन का पिता में लगने का योग बना रहे हैं, ये आपकी कुंडली है। दशमांशा कुंडली में लग्नेश का लग्न को देखना, अगर नौकरी नहीं लगेगी। मैं आपको एक बात बताते हैं, अगर आपकी कुंडली में नौकरी के योग बनेंगे तो आप अभी 2001 के हैं, 2027 से लेकर के 29 तक बहुत अच्छा नौकरी का योग बनेगा। और उससे पहले आप 2024 से लेकर के 27 तक में भी एक नौकरी के योग से गुजरेंगे। लेकिन ये स्थिति नौकरी के लिए भी रहेगी और उसी दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दोनों ही चीज़ें आपको संभालनी होंगी और एक के बाद एक समय परीक्षा भी हो जाए, उसी समय पिताजी का स्वास्थ्य भी खराब होता रहे। तो 24 से 27 के बीच में या 22 के फरवरी से अभी आपकी कुंडली में राहु में गुरु हैं, गोचर में अभी आपकी कुंडली जो है वो मकर राशि से गोचर कर रही है, जिसके ऊपर 7.5 भी है। इस वजह से भी आप कई बार परेशान हो रहे हैं। पिता के नाम पे हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह, मंदिर का दर्शन वगैरह कराइए, उनके हाथ से पुष्प का दान कराइए और हो सके तो उनकी कुंडली दिखाइए। तब तक के लिए नक्षत्र वगैरह बता देता हूँ। इस कुंडली के लिए श्रवण बहुत अच्छा रहेगा, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, कृतिका, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये सब नक्षत्र बहुत अच्छे हो सकते हैं। दिन के हिसाब से मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा, गुरुवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के हिसाब से अंक 4 बहुत अच्छा रहे और जन्म कुंडली में धन बल बहुत अच्छा है। पंचम भाव का अधिपति जन्म कुंडली में ठीक है। एकादशवां भाव या राहु केतु का प्रभाव इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा होगा। आप धार्मिक हैं और मनस्वी बुद्धि के हैं, अपने आप को और भी ज्यादा साधुवत बना दीजिए। विद्या ददाति विनयम वाली बात याद रखिएगा, ये विनय संपन्नता का परिचायक होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।